हे एवरीबॉडी, मैं एमडी फरहान IBC बड़ा बिजनेस.com एंड फाउंडर GPF एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के सामने रखने वाला हूँ 4 ऐसी टिप्स जो आपके सेल्स को ना इंक्रीज़ कर सकती है, आपके सेल्स को रॉकेट की तरह उड़ा सकती है। वो प्रॉब्लम जो आप फेस कर सकते हैं, जो फेस करते हैं अपने बिज़नेस में, तो उस फेसिंग प्रॉब्लम को मैं आज क्लियर करने वाला हूँ कि क्या चीज़ ऐसी होती है जिससे कि आपकी सेल्स क्लियर नहीं हो पाती, या फिर सेल्स होती भी है तो बहुत ज़्यादा स्लो होती है, सेल्स होती भी है तो मार्जिन नहीं आता है। इन सब चीज़ों का रीज़न क्या है, और आज ना मैं आप सभी के सामने ऐसे ही कुछ सॉल्यूशन रखने वाला हूँ। डू यू वांट टू रिटेन योर एग्जिस्टिंग कस्टमर एंड क्रिएट अ न्यू कस्टमर? क्या आप यही चाहते हैं कि जो हमारा पुराना कस्टमर है वो हमेशा हमारे लिए बना रहे, और जो हम नया कस्टमर बनाए भी तो वो लाइफ टाइम के लिए हमसे ही सामान ले, और जो हमारी सेल्स है वो एकदम एक तरीके से अच्छी बनी रहे? तो इस चीज़ के जो प्रॉब्लम है ना, वो सोल्यूशन मैं आप सभी के सामने बहुत ही डीपली रखने वाला हूँ, और एक ABCDE आपको मॉडल देने वाला हूँ जो आप सभी के सेल्स में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है, जिसे अपनाकर आप डेफिनेटली अपने सेल्स को बढ़ा सकते हैं। पहला, कस्टमर नेम्स वेटेड डिज़र्व टू हिम। हमेशा याद रखना कि जब भी आप कोई चीज़ सेल्स कर रहे हैं और जिसे भी सेल्स कर रहे हैं ना, उनको रेस्पेक्ट देना सीखो, उनके नेम को रेस्पेक्ट देना सीखो, उनके नेम को स्वीटली बोलो। इससे वो क्या पसंद करेगा कि उसकी रेस्पेक्ट हो रही है, उसके नाम को अच्छा बोला जा रहा है। क्योंकि ऐसा साइकोलॉजी कहती है कि 100-25% ऐसा होता है, जो परसेंटेज होता है, जो खेल होता है उसमें सेलिंग का, तो वो नॉन वर्बल ज़्यादा होता है, वर्बल कम होता है। तो इसमें जो चीज़ें बेचने की होती हैं, जो कस्टमर बाइंग प्रोडक्ट, जो कस्टमर बाई करता है प्रोडक्ट, तो यहाँ पर इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा जो करता है ना, उनसे बात करने का तरीका करता है। और साथ ही साथ आप कस्टमर को किस नज़रिए से देख रहे हैं, आप उनको किस नेम से बुला रहे हैं, किस तरीके से बुला रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट कितनी दे रही है, उनके नेम लेते वक्त आपकी रिस्पेक्ट क्या है उनके प्रति। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके सेल्स में, बिजनेस में और सेल्स में, दोनों में, खास करके सेल्स में। तो ये चीज़ें ना कस्टमर को एक तरीके से इफ़ेक्ट कर देती है। आपके प्रोडक्ट डेफिनेटली बाई करेगा ही करेगा वो, जब तक आप उसको स्वीटली डिज़र्व टू हिम, यानी कि उसके नाम को बहुत ही ज़्यादा स्वीटली नहीं बोलोगे, तब तक वो आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। नंबर 2, को क्रिएशन ऑफ इनोवेशन ऑफ योर कस्टमर। देखिए, मैक्सिमम स्टार्टअप्स या फिर मैक्सिमम बिजनेस ये करते हैं कि जो उनका प्रोडक्ट्स या फिर जो उनकी सर्विसेज होती है, वो जो इनोवेट करते हैं, वो कस्टमर को अपने इनोवेट का पार्ट नहीं बनने देते हैं। तो 100-95% का साइकोलॉजी ऐसा कहती है कि 100-95% कस्टमर ऐसे होते हैं जो इसी वजह से कंपनी में रिज़ाइन कर देते हैं, और या फिर इसी वजह से स्टार्टअप में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो कस्टमर को ना हमेशा अपने इनोवेशन का पार्ट समझो। जो भी आप इनोवेट कर रहे हो, जो भी आप डेवलप कर रहे हो, उसका एक पार्ट समझो, एक इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि कस्टमर ही वो कुंजी है जो आपको ना उस चीज़ का डायरेक्शन देती है कि ये प्रोडक्ट में किस चीज़ की कमी है, और जब ये आप प्रोडक्ट बना रहे हो ना, तो किस चीज़ में काम आएगा। क्योंकि डायरेक्शन हमेशा कस्टमर देता है, और इनोवेशन उसी चीज़ को डेवलप करता है। तो इस चीज़ को यहाँ समझो कि हमेशा अपने कस्टमर को अपने इनोवेशन का पार्ट बनाओ। जब आप पार्ट बना रहोगे तो वो क्या करेगा, वो वर्ड ऑफ माउथ से और भी लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में प्रमोट करेगा और भी बताएगा। जो भी आपके प्रोडक्ट की बेनिफिशियल स्ट्रेटेजीज है वो लोगों के सामने रखेगा और आपको सजेशन देगा। कस्टमर का सजेशन एक तरीके से परफेक्ट सजेशन है अब तक का इनोवेशन में, क्योंकि कस्टमर या के प्रोडक्ट को यूज़ करता है, और जितनी अच्छे तरीके से उसने प्रोडक्ट को परखा है, उसने जाना है, उतनी अच्छे तरीके से और कोई जाना ही नहीं है। तो वो जो भी सजेशन देगा ना, वो अच्छे के लिए देगा। तो इसीलिए अपने इनोवेशन का कस्टमर को पार्ट बनाओ। कस्टमर को ऐसा फील हो कि मैं जो भी कर रहा हूँ या जो भी कर रहा है, इसके इनोवेट का मैं पार्ट बना हुआ हूँ, ये मुझे अपने साथ लेकर चल रहा है, और इसका प्रोडक्ट वाकई में मेरी ज़िंदगी में या फिर मेरा लाइफ में डेवलप कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से मैं आज इस स्थान से इस स्थान तक पहुंचा हूं। तो ये चीज़ याद रखो, इससे भी आपके सेल्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ए, यानी कि एनालाइज द नीड ऑफ द कस्टमर। मैंने अपने हर किसी वीडियो में बोला है, जिसमें भी मैंने सेल्स या मार्केटिंग या बिजनेस के ऊपर वीडियो बनाया है, तो मैंने अक्सर हर वीडियो में यही बोला है कि कस्टमर के नीड जानना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप कस्टमर के नीड नहीं जानेंगे, तब तक आपका बिजनेस, आपका स्टार्टअप, आपका इनोवेशन आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है वो कस्टमर के बेस पे चलती है, वो कस्टमर के डायरेक्शन पर चलती है। अगर आपने कस्टमर की नीड ही नहीं समझी और अपने मन पसंद, अपने मन मर्जी वो प्रोडक्ट बनाया है और ज़बरदस्ती सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जहाँ से स्टार्टअप किए ना, उसके नीचे भी जा सकते हैं, और आपका इनोवेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आई सेड डेफिनेटली यू कैन नॉट सक्सेसफुल एवरी टाइम। कभी भी आपका जो इनोवेशन है वो कंप्लीट नहीं हो सकता और ना ही सक्सेस हो सकता है, जब तक आप कस्टमर के डायरेक्शन को ना समझे और उसके बताए हुए नीड या फिर उसके सजेशन को ना समझे और उसके नीड को ना समझे कि कस्टमर चाहता क्या है। क्योंकि कोई भी स्टार्टअप हो उसके पीछे कस्टमर होता है, कोई भी इनोवेशन हो उसके पीछे कस्टमर होता है, कोई भी बिजनेस हो उसके पीछे कस्टमर होता है। जब तक वो है तब तक आप हैं।
उसके बाद आता है बी। बी का मतलब होता है ब्रेन स्टॉर्म द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। कस्टमर की एक्चुअल में रिक्वायर क्या है आपके प्रोडक्ट के प्रति, आपके स्टार्टअप के प्रति, आपके इनोवेशन के लिए, उसकी एक्चुअल में रिक्वायर्ड क्या है, उसका ब्रेन स्टॉर्म करो। ब्रेन स्टॉर्म मतलब कि आपने जो भी चीज़ें बनाई है उससे क्वेरी करना सीख लो कि क्या मैंने ये प्रोडक्ट बनाकर अच्छा किया, अगर ये मैंने प्रोडक्ट बनाया है तो ये तुम्हारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट कर रहा है, अगर मैंने ये प्रोडक्ट आज से मतलब कि 2-3 साल पहले बनाया होता तो क्या होता, और अभी मैंने ये जो प्रोडक्ट बनाया है वो अगले कितने सालों तक चलने वाला है, इस प्रोडक्ट की रेंज क्या रखनी चाहिए, ये सब चीज़ें मैटर करती है इस चीज़ में। यही होता है ब्रेन स्टॉर्म। ब्रेन स्टॉर्म जब आप ऐसा करोगे ना तो वो कस्टमर जिस भी लेवल पर रहेगा ना उस लेवल पर कम से कम लाखों लोग तो रहेंगे ही, तो वो अपने हिसाब से उस चीज़ को बताएगा और अपने हिसाब से उस चीज़ को सामने रखेगा कि अगर आपने ये प्रोडक्ट तैयार किया ना तो पिछले सालों में अगर तैयार करना चाहिए था या नहीं चाहिए था, अगर आप तैयार किए हैं तो ये कब तक चलने वाला है, और ये तैयार किए हैं तो इसमें क्या क्या अभी रहना बाकी है। तो ये ब्रेन स्टॉर्म होता है। ब्रेन स्टॉर्म का मतलब होता है कस्टमर के दिमाग को पढ़ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है इस चीज़ में। जब बड़े बड़े स्टार्टअप या इनोवेशन होते हैं ना, इसी चीज़ पे काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो कस्टमर को बुलाते हैं और उनके ब्रेन स्टॉर्म करते हैं, उनसे क्वारी समझते हैं, उनसे सजेशन लेते हैं, इस चीज़ को जानते हैं कि अगर कस्टमर किसी भी लेवल पर है ना, उस लेवल पर हम जानते हैं कि हज़ारों करोड़ों लोग हैं, तो यहाँ पर हमारा जो बिज़नेस या हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो करोड़ों लोग टारगेट ऑडियंस हमें मिल जाती है कि हाँ करोड़ हमारे जो ऑडियंस है हमारे प्रोडक्ट को लेने के लिए वो इतनी ऑडियंस तैयार है। उसके बाद आता है सी, को क्रिएट इन्वॉल्व योर कस्टमर इन इनोवेशन, जिसके बारे में मैंने पहले ही बात कर चुकी है कि यहाँ पर अपने कस्टमर को इन्वॉल्व करो अपने इनोवेशन में, मतलब कि पार्ट बनाओ। तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा डीपली बात नहीं करने वाला क्योंकि ऑलरेडी मैंने बात कर लिया है। देन आता है डी। डी का मतलब होता है डिलीवर। आपने जो भी बनाया वो डिलीवर कर रहे हैं तो किस टाइप से आप डिलीवर कर रहे हैं, क्या आप सही समय पर डिलीवर कर रहे हैं या फिर लेट कर रहे हैं या फिर अर्ली कर रहे हैं। तो डिलीवर का भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस चीज़ में कि आप डिलीवर कर रहे हैं ना तो जो प्रोडक्ट्स है डिलीवर करते टाइम उसकी पैकेजिंग क्या है, आपने किस तरीके से उसको डेकोरेट किया है, आप जो भी प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं तो उसका जो डिलीवर पैकेजिंग सिस्टम वो कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर डिलीवरी लेता है तो उसको खोलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ऐसे ऐसी चीज़ों को ना मैटर करती है। एप्पल एक ब्रांड है ना, वो क्या कहता है, स्टीव जॉब्स ने हमेशा कहा कि अपने प्रोडक्ट के जो पैकेट है, जो उसका डेकोरेटिंग और पैकेजिंग सिस्टम है उसको इतना सिंपल रखो, इतना सिंपल रखो, इतना सिंपल रखो कि एक प्रोडक्ट को खोलने में मात्र 2 से 3 सेकंड लगे। एप्पल जब पहली बार बना था तो एप्पल की जो पेटी थी, जो बॉक्स था, वो बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट था और उसको खोलने में कम से कम मैं बताऊं 30 से 40 सेकंड लगता था। तो ये बिल्कुल भी उनको पसंद ना था। तो वो उन्होंने क्या किया, एक सीधा सा बॉक्स बनाया जो ऊपर से बिल्कुल ऐसे खुल जाए और सीधे से कोई भी यूजलेस टूल्स इसमें नहीं रखे, सीधा वही ब्रांड जो उस कंपनी के लिए था। तो वहाँ पर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपनी पैकेजिंग पर ध्यान रखा। उसके बाद आता है ई का मतलब होता है एवेल्युएट। अब आपने जब सारी चीज़ें कर ली तो बात आती है एवेल्यूएट की। एवेल्यूएट का मतलब ये होता है कि आपने जो भी चीज़ें सेल करी है, जो भी चीज़ें आपने सॉल्व करी है कस्टमर के नीड को, जो डिलीवरी आपने दी है, उसके बाद उस चीज़ को रिटेन करना है या नहीं करना है। मीन्स दैट कि आपने एक प्रोडक्ट सेल किया, उस सेल्स हुए प्रोडक्ट को दोबारा से रिसाइकिल करना है या फिर नहीं करना है। मतलब आपने 1 लाख प्रोडक्ट की रेंज रखी तो आप 1 लाख प्रोडक्ट रेंज तैयार करने के बाद उसके बाद जब 1 लाख सारा सेल हो गया तो उसके बाद कस्टमर की डिमांड है या फिर नहीं है, उसको रिटेन करना है या नहीं करना है। एवेल्यूएट बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये समझने के लिए कि जो भी हम कर रहे हैं ना वो अगले जितने भी दिनों के लिए मैंने ड्यूरेशन रखी है इस चीज़ को कि जब तक ये सेल ना हो जाए तो उसके बाद ये रिटेन होगा या नहीं होगा। यही चीज़ें बताती है और ये तभी हो सकती है जब हम मार्केट रिसर्च करें। मार्केट रिसर्च के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक है। अब देखिए यहाँ पर इनोवेशन भी ना 2 तरीके के होते हैं। इनोवेशन की बात कर रहे हैं तो इनोवेशन भी 2 तरीके के होते हैं। पहला मैन्युफैक्चर लेड इनोवेशन और दूसरा यूज़र लेड इनोवेशन। मैन्युफैक्चर लेड इनोवेशन का मतलब ये होता है कि हम दूसरे ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको देखकर हम इनोवेशन कर सकते हैं। जैसे कि कोई एक्सपोर्ट कंपनी हो गई तो उनका देखकर हम वही कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं। लेकिन वैसे ही रहेगी तो कभी नहीं चल पाएगी, जब उससे आप अलग बनाएंगे तभी वो चल पाएगी। और दूसरा होता है यूज़र लेड इनोवेशन, जो हम कस्टमर की डिमांड पर इन्वेस्ट करते हैं। और इतना जान लो कि जो लोग अब कस्टमर की यानी कि यूज़र लेड इनोवेशन को स्टार्ट करते हैं, इनोवेट करते हैं कस्टमर की डिमांड पर, वही चीज़ सफल जल्दी होता है। वो क्या रहा दूसरों के देखकर करते हैं जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर में है, तो वो चीज़ आपके पास क्यों आएंगे जब उनके पास ऑलरेडी कस्टमर है। तो इसीलिए यहाँ पर हमेशा लेड इनोवेशन जो होता है, यूज़र लेड इनोवेशन, वो ज़्यादा अच्छा होता है। जो हमारा तीसरी टिप है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाली है। कस्टमर लव लॉयल्टी प्रोग्राम इफ़ यू मेक क्रिएट ईजी फॉर देम। देखो जब भी कस्टमर आपके साथ लॉयल होता है तो वो इस प्रोग्राम को देखकर तभी लॉयल होता है जब आप कोई भी चीज़ उसके लिए आसान बनाते हो।
क्योंकि वो कस्टमर आपके साथ कभी नहीं जुड़ेगा जिसे आपका प्रोडक्ट भी नहीं पसंद है और आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो ना उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज पैदा कर रहा है, तो वो कभी भी आपके प्रोडक्ट्स या फिर आपके स्टार्टअप्स या फिर आपके इनोवेट को कभी भी पसंद नहीं करेगा और 1 to 10 अंडर ऑफ 2 या 5 की रेटिंग वो देगा। तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब और बहुत ज़्यादा घाटेबाजी हो सकती है आपके स्टार्टअप और इनोवेशन में। तो हमेशा याद रखो कि कस्टमर हमेशा यही चाहता है कि आप जो भी इनोवेट कर रहे हो ना उसके लिए ईजी हो, वो इजी वे में उसको यूज़ कर सके, इजी वे में उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सके और उसके रेटिंग आपको अच्छी दे, ताकि आगे आने वाले टाइम में ना वो आपके साथ बना रहे और साथ ही साथ वो यूज़ कर रहे हैं ना तो साथ ही साथ उस चीज़ को लोगों के साथ भी रेकमेंड करे, ताकि और भी लोग आपको समझ पाएँ, आपके इनोवेट को समझ पाएँ। और अगर सबके लिए वो चीज़ ईजी हो गया तो फिर उसके बाद क्या ही कहना, आपका बिजनेस ना लो पर से हाई में जाने में टाइम नहीं लगेगा। हमारा जो चौथा और लास्ट टिप है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डोंट सी योर प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट, इट्स सी एज अ प्रोजेक्ट। आपने जो भी इनोवेट किया है, जो भी इनोवेशन किया है अपने कस्टमर के बीच में या फिर अपने स्टार्टअप के लिए, तो उसको हमेशा प्रोडक्ट के नज़रिए से मत देखो, प्रोजेक्ट के नज़रिए से देखो। क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट लोगों को बेचना होता है और प्रोजेक्ट जो होता है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो अगर आपने प्रोडक्ट के जैसे उसको देख रहे हैं तो आपके दिमाग में 24 घंटे यही बना रहेगा, बेचना 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 बेचना। और वो इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता जो सिर्फ सेल्स पे ध्यान दे। सेल्समैन वो होता है जो सिर्फ बेचने को ध्यान देता है, और एज ए प्रोजेक्ट और कंसल्टेंट वो होता है जो लोगों की प्रॉब्लम को दूर करता है। तो हमेशा इस चीज़ को समझो कि जब भी आप स्टार्टअप करें ना तो आपकी इनोवेशन ना प्रोजेक्ट पर ध्यान दे और प्रोजेक्ट के जैसे अपने प्रोडक्ट को देखें, और ऐसा समझो कि जो मेरा प्रोडक्ट है ना वो प्रोजेक्ट है और दूसरे की जो प्रॉब्लम, जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, उसका सॉल्यूशन एक प्रोजेक्ट में छिपा हुआ है। तो इस तरीके से देखो, तभी जाकर आपकी जो सेल्स है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती है। तो इसीलिए कहते हैं कि डोंट सी योर प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट, इट्स सी एज अ प्रोजेक्ट। इससे प्रोजेक्ट के नज़रिए से देखो, ना कि प्रोडक्ट के नज़रिए से, क्योंकि सेल्समैन कभी कामयाब नहीं होता। सेल्समैन, एक मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत ज़्यादा पावरफुल एग्जांपल है। अगर आपको कोई अपना प्रोडक्ट ज़बरदस्ती फोर्स करे, पुश करे बेचने में, ले लो, आप लेंगे? आंसर इज़ नो। जब तक आप उस बारे में जान नहीं लेंगे कि ये चीज़ मेरे मतलब का क्या है, मेरी लाइफ में आकर इससे मेरे लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। अगर एज अ कंसल्टेंट अगर आप उस प्रोडक्ट को कंसल्ट करते हो, एज अ प्रोजेक्ट अगर उस प्रोडक्ट को आप डिटेल में एक्सप्लेन करते हो, अगर सामने वाला अंडरस्टैंड कर जाता है, तब उसके बाद कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट की दमदार सेलिंग हो जाती है। तो समझाना और बेचना बहुत फ़र्क है। आप समझाएंगे ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार समझाने से आपकी सेल्स की ग्रोथ ज़्यादा बढ़ेगी। आप सेल्स करेंगे, ज़्यादा टाइम भी लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम के बाद भी सेल्स मुश्किल से होगी और वो भी पहली बार होगी। तो इसे समझो, ये 4 टिप्स मैंने जो दिया है इसे अप्लाई करो अगर आपकी सेल्स नहीं बढ़ रही है, और डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि सेल्स आपकी बढ़ेगी इफ़ यू आर अप्लाइड दीज अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ योर इन योर बिजनेस। सो आई सेड योर बिजनेस डेफिनेटली विल इंक्रीजिंग। ओके, तो अभी के अभी अप्लाई करना सीख जाओ। ओके, वीडियो को मेरे लास्ट तक बने रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने के लिए आपका थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।